हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम आपके लिए बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। तो आज जो हमारी क्लास होने वाली है ये होगी बीए फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस पर, राजनीति शास्त्र के सेकंड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 पर हम लगातार वीडियोस लेकर के आ रहे हैं। ऑलरेडी 2 वीडियोज हो चुकी है और आज है हमारा डे नंबर 3। डे नंबर 2 तक वीडियो हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके जरूर देख लीजिएगा। डे नंबर 1 में हमने यूनिट नंबर 3 का नाम क्या है, राज्य और उसकी उत्पत्ति से संबंधित जो परिभाषाएं हैं या उत्पत्ति के सिद्धांत है वो सब डिस्कस करना है। तो पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि आखिर राज्य है क्या, राज्य को लेकर के विद्वानों का परिभाषाएं क्या है, ओपिनियन क्या है और राज्य के आवश्यक तत्व क्या है, ये हमने बात किया था। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था कि राज्य के विकासवादी सिद्धांत, किस तरीके से राज्य का विकास हुआ, उसके लिए कौन कौन सी चीजें जिम्मेदार थी, वो सारे टॉपिक्स हमने सेकंड वीडियो में कवर किया था। आज हम बात करने वाले हैं राज्य की उत्पत्ति को लेकर के कौन कौन सी थ्योरीज आई, सिद्धांत कौन कौन से आए राज्य की उत्पत्ति को लेकर के, उन सिद्धांतों पर बात करने वाले हैं। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट और पहले सिद्धांत की बात करते हैं जिसको कहते हैं सामाजिक समझौते का सिद्धांत। अब ये जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या बहुत ज्यादा मान्यता प्राप्त सिद्धांत है। सामाजिक समझौते का सिद्धांत कि जो समाज हमारा बना, जो हमारी राज्य बनी, वो सामाजिक समझौते के अकॉर्डिंग बनी। और इसके अकॉर्डिंग ये बताया जाता है कि जो राज्य है ना, इसको प्राकृतिक संस्था ना मान करके इसको मानवीय संस्था माना गया है। और इसमें मनुष्य ने प्रकृति के हिसाब से नहीं बल्कि अपने अकॉर्डिंग, अपनी सुख सुविधा को देखते हुए प्रकृति के हिसाब से ना चल करके अपने अकॉर्डिंग समझौते के हिसाब से एक शासन व्यवस्था की स्थापना की, एक राज्य की स्थापना की। और इस तरीके से समझौते वाले सिद्धांत का उदय हुआ, उद्भव हुआ। अब इस पर अपना विचार रखते हुए लीकाक महोदय क्या कहते हैं सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर। लीकाक कहते हैं कि राज्य व्यक्तियों के स्वार्थों द्वारा चलित एक ऐसा आदान प्रदान का परिणाम है। राज्य क्या है, राज्य के व्यक्तियों के स्वार्थों द्वारा एक आदान प्रदान का परिणाम, मतलब कुछ चीजें दे रहे हैं, कुछ चीजें मिल रही हैं। समझौता ऐसे ही तो होता है कि हमें ये आपसे चाहिए, आपको हमसे ये चाहिए, तो एक समझौता इस तरीके से बनेगा जिससे व्यक्तियों के उत्तरदायित्वों के बदले विशेष अधिकार प्राप्त है। कि मतलब आपका कुछ उत्तरदायित्व है कि आपको राज्य अच्छे से चलाना है, तो आपको राजा बना दिया गया है, आपको मंत्री बना दिया गया है, आपको सेनापति बना दिया गया है, तो आपको सुरक्षा भी देखनी पड़ेगी। तो विशेष अधिकार मिले हैं किसके बदले, उत्तरदायित्वों के बदले। तो इसको कहते हैं समझौते का सिद्धांत कि समझौते के माध्यम से किसी को कुछ, किसी को कुछ, किसी को कुछ दायित्व मिले हैं और उसके आधार पर उनको विशेष अधिकार दिया गया है। ऐसा लीकाक का मानना था। अब जो ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको इसके रेफरेंस अलग अलग जगहों से मिल जाएंगे। जैसे कि इसका रेफरेंस आपको महाभारत के शांति पर्व से भी मिल जाएगा कि किस तरीके से सामाजिक समझौते का सिद्धांत काम करता है, किस तरीके से दो राज्य शांति से मिलकर के समझौते के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं, विकास हो सकता है। यह चीज आपको कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र में भी जो है इसको देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से सामाजिक समझौते के माध्यम से एक राज्य की स्थापना की जा सकती है। यह चीज आपको यूनान के सोफिस्ट वर्ग में भी देखने को मिल जाएगा इस चीज के बारे में। मतलब ये अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि आप देखो दुनिया के अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पीरियड और अलग अलग जगहों पर यह चीज देखने को मिलेगी। आप मध्य युग की बात करेंगे तो इस समझौते के सिद्धांत को सपोर्ट करने वालों में नाम आया जाएगा किसका, मेनगोल्ड का और थॉमस एक्विनास का। इन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का बहुत समर्थन किया। अब मॉडर्न टाइम पीरियड में आएंगे तो वैज्ञानिक और सशक्त समर्थन में 3 लोगों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट आता है और जिनके बारे में ही आज हमको समझना है कि आखिर इन्होंने अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इस चीज पे। तो इसमें नाम आता है थॉमस हॉब्स का, जॉन लॉक का और रूसो का। इन 3 लोगों का नाम आता है जिसमें इन्होंने योगदान दिया है इस चीज को वैज्ञानिक तरीके से प्रूव करने का कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिकमेंडेड सिस्टम जिससे एक राज्य बनाया जा सके। तो थॉमस हॉब्स जो थे, इनका विचार क्या था, तो इनका विचार था कि जो भी चीजें आज हमारे राज्य में एग्जिस्ट करती हैं वो ऐसे नहीं है कि प्राकृतिक रूप से ही आ गई हो। वो चीजें मनुष्य ने अपने समझौते के आधार पर, अपने विकास के आधार पर, अपनी विवेक के आधार पर उसको डिफाइन किया हुआ है कि क्या चीज उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने इसमें 2 चीजों का बहुत महत्वपूर्ण रोल बताया हुआ है। एक उन्होंने कहा है मानव का स्वभाव और दूसरा इन्होंने कहा है प्राकृतिक अवस्था। मानव का स्वभाव के बारे में बात करते हुए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि मानव स्वभाव से असामाजिक
झगड़ालू और स्वार्थी है। वो अपने स्वार्थ के लिए ही सारी चीजें चाहता है कि हर एक चीज मेरी तरफ अच्छे से हो जाए, किसी को कुछ ना हो लेकिन मिले, लेकिन मेरा फायदा होना चाहिए। मतलब हर तरीके से अपने फायदे की ही बातें करता है। तो अगर कोई इंसान, मतलब इंसान अगर इस टाइप का है, तो इंसान को, अगर एक इंसान ऐसा है दूसरा भी ऐसे है, तो इसमें तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी ना। हर एक इंसान अगर अपनी स्वार्थ के लिए आएगा तो इसके लिए राज्य की उत्पत्ति का होना बहुत इंपॉर्टेंट था कि राज्य इन चीजों पर कमांड कर सके कि हाँ, कौन सी चीज किसके दायित्व में आती है, कौन सी चीज किसके हक की है और कौन सी चीज किसके हक की नहीं है, उसको डिफाइन कर सके। इसके लिए राज्य इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज कि प्राकृतिक अवस्था। प्राकृतिक अवस्था के बारे में बात करते हुए थॉमस हॉब्स कहते हैं कि अगर समाज प्राकृतिक अवस्था में रहे, मतलब जहां पर किसी राज्य का, किसी चीज का कोई इंटरफेयर ना हो, तो इससे अराजकता फैल जाएगी। मतलब जिसके पास पावर होगा वो दबाएगा, जिसके पास पावर नहीं होगी तो मतलब एक मार काट की अवस्था स्टार्ट हो जाएगी ना, क्योंकि इंसान स्वार्थी है, झगड़ालू है, असामाजिक है। वो अपने हक के लिए या अपने स्वार्थ के लिए दूसरे को मारना स्टार्ट करे, दूसरे को हक दबाना स्टार्ट कर दे। तो ये जो प्राकृतिक अवस्था है या फिर ये जो अवस्था है, इसमें रहा नहीं जा सकता। तो इसके लिए राज्य, एक समझौते के माध्यम से एक राज्य का निर्माण करना इंपॉर्टेंट था। ऐसा जॉन हॉब्स का मानना है, सॉरी थॉमस हॉब्स का। अब जॉन लॉक इस पर अपना विचार रखते हुए क्या कहते हैं, तो जॉन लॉक के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए। जॉन लॉक जो है वो इंग्लैंड के एक बहुत महत्वपूर्ण जो है राजनीतिक में से उनका नाम आता है। इन्होंने जो इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी उसको इन्होंने देखा अपने सामने से, और उन्होंने उस चीज से निष्कर्ष निकालते हुए, उस चीज से सीखते हुए 1960 में उन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था टू टेरिटरीज ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के दो समझौते, टेरिटरीज मीन समझौता, दो राज्यों के बीच में समझौता, और उस समझौते के माध्यम से किस तरीके से इतनी बड़ी क्रांति को बहुत आसानी से समेटा जा सका, बहुत आसानी से उसको डिफाइन किया जा सका, बहुत आसानी से उसको खत्म किया जा सका। तो इस समझौते के सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने सोचा यार दुनिया जब से स्टार्ट हुई है किस तरीके की प्रॉब्लम्स रही होंगी, उसको इकट्ठा करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए समझौतों को जरूरी है कि समझौता किया जाए। तो ऐसा इनका मानना था। और इसमें इन्होंने कहा कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, दया उसके अंदर है, प्रेम है, सहानुभूति है, सहायता की भावना है। ये सारी चीजें मनुष्य के अंदर है, और ये चीज तभी आ सकती है जब ये हर एक इंसान की तरफ से हो रहा हो। तो इसीलिए समझौते का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक ये समझौता नहीं होगा ना आपस में कि हर कोई इंसान ऐसा ही करेगा, एक इंसान के ऐसे करने से चीजें ठीक नहीं होती हैं। तो ये मानव का अगर बेसिक उसका स्ट्रक्चर है या मानव का बेसिक स्वभाव है, तो उसके अकॉर्डिंग एक समझौते के माध्यम से ही काम करेगा। इस पर तीसरे विद्वान है रूसो। रूसो का मानना यह है इस पॉइंट पर, रूसो ने एक बुक लिखा हुआ है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बहुत फेमस बुक है इनकी, रूसो की। तो रूसो इसमें लिखते हैं कि मनुष्य जो है वो मौलिक रूप से काफी अच्छा है, लेकिन सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाइयों में बाधक है। मनुष्य ने कहा, इसने कहा कि जैसे जो है लॉक ने कहा है कि सामाजिक प्राणी है, दया है, प्रेम है, सहानुभूति है, सब कुछ है, मनुष्य अच्छा है हर एक तरीके से। लेकिन जब उसमें सामाजिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, सामाजिक बुराइयां आ जाती हैं, तो मानव की जो अच्छाइयां उसमें बाधक हो जाती हैं। और इसमें इन्होंने एग्जांपल लेते हुए ये चीज बताया हुआ है कि जब तक मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जब तक कृषि का उद्घाटन नहीं हुआ था, कृषि के बारे में किसी को पता नहीं था, मनुष्य जाता था जहां उसको जगह मिल रही है, जहां पर खाने की चीजें मिल रही है, वहां पे कुछ टाइम रहता था, खाता पीता था, फिर अपनी जगह पे निकल लेता था दूसरी जगह पर। मतलब मनुष्य किसी जगह पर कब्जा करने के लिए नहीं जाता था। लेकिन जब से कृषि की उद्घाटन हुआ, कृषि आया, तो कृषि के लिए लोगों ने जमीनें इकट्ठा करना स्टार्ट किया। और पहला वो व्यक्ति, इनका मानना था रूसो का, कि वो पहला व्यक्ति ही राज्य के निर्माण के लिए उत्तरदायित्व है जिसने पहली बार प्रकृति में खुले हुए जमीन पर बाड़ा लगा करके, मतलब उसको चारों तरफ से घेर करके कहा कि ये मेरा है, इसका मेरा स्वामित्व है। उसी दिन से उसी इंसान ने राज्य की नींव रख दिया कि अगर ये तुम्हारा है तो मेरा क्या है, तो मुझे भी करना पड़ेगा वो कब्जा। और इन्हीं कब्जे के प्रोसेस को धीरे धीरे बड़ा होते होते ये राज्य का रूप ले लेता है। तो अगर ये जो कब्जे का प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता रहे तो मारकाट मचेगी। तुमने इतना कब्जा कर लिया, हम इतना कब्जा कर लें, कोई इतना ही पाए, किसी को मिले ही ना, तो जहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। तो इसको डिफाइन करने के लिए राज्य की इंपॉर्टेंस है कि राज्य होना ही चाहिए। तो एक समझौते के माध्यम से इस राज्य का निर्माण किया गया और जिससे ये चीज आगे बढ़ती गई। तो ये तो था विद्वानों का अपना मानना कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और सामाजिक समझौते के सिद्धांत से किस तरीके से राज्य के निर्माण की बेसिक चीजें समझ में आती है। ओके, तो ये वीडियो था हमारा आज का। अगले वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे कि इसकी आलोचना करते हुए बहुत सारी आलोचनाएं भी इसकी हुई हैं, क्योंकि कोई भी चीज कितना भी अच्छा हो, आलोचना होना जरूरी है। तो इसकी आलोचना भी तमाम सारे विद्वानों ने किया हुआ है।
आइए उसको हम अगले वीडियो में समझ लेते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन जरूर हिट करें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।